ठीक है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था कि जो ये अपना 12वीं का या फिर इवन जो 11वीं का अपने चैप्टर का लाइनअप है, ये कोई ऐसा रैंडम लाइनअप नहीं है, ये कोई एक ऐसा रैंडम लाइनअप नहीं है, ये लाइनअप बहुत ध्यान से रख के गया है। मैथ्स में हो सकता है ऊपर नीचे हो, केमिस्ट्री में हो सकता है ऊपर नीचे हो, फिजिक्स आपके लिए कंपैरेटिवली टफ क्यों हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि ये एक लाइनअप है जिस लाइन के अलोंग आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका सोच में इंपैक्ट आता है। ध्यान से सुनना, जब हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करी थी तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करा कि हमारे पास फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर आप उनको नापेंगे तो उनकी यूनिट्स रखनी पड़ेंगी, और आपसे ये गलती ना हो जाए कि आप लेंथ को एरिया से जोड़ दें, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये सब सारी चीजें पढ़ाई गई। फिर उसके बाद ये बताएगी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उसको नापेंगे, और नापेंगे तो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज ये टाइप के दो एक्सपेरिमेंट भी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाए गए। फिर आपको ये भी सिखाया गया कि जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो उसकी रीडिंग लेते हैं तो आपसे एरर्स हो सकते हैं, तो एरर्स की मेजरमेंट कैसे होती है और प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स हमारे पास किस प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद आपको यह भी बताया गया कि जब भी आप रिजल्ट को लिखते हैं तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को राउंड ऑफ करके बेसिकली रिपोर्ट करना चाहिए। फिर जब हम उसके बाद आए तो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स आई कि हमें फिजिक्स को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों को रिकॉल करना है, तो हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ भी पढ़े, अपनी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी, अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, सारी चीजें पढ़ ली, राइट। फिर मोशन इन वन डायमेंशन में आए तो हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग मोशन के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एयर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। कोई भी बॉडी जब चलेगी तो हम हवा को नहीं मानेंगे, ग्रेविटी का वेरिएशन हम नहीं मानेंगे, और बॉडी का जो साइज है वो बहुत छोटा या पॉइंट साइज हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर जब हम लोगों ने उनके मोशन के बारे में पढ़ा तो लॉज ऑफ मोशन तक आते आते आपने ये चीज नोटिस करी होगी, पहले आपको वन डायमेंशन में सिखाया गया कि अगर ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है तो क्या हुआ, फिर उसके साथ टू डायमेंशन को क्लब कर दिया गया कि दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे होंगे तो क्या होगा। फिर लॉज ऑफ मोशन में जब हम लोग गए तो हम लोगों ने बॉडी के साइजेस को बड़ा करा और अभी भी एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करा और ग्रेविटी को निगलेक्ट करा। अब डायमेंशंस हमारे लिए मैटर करने स्टार्ट हो गए। फिर लॉज ऑफ मोशन में पहले हम लोगों ने चलती हुई बॉडी के, पहले रुकी हुई बॉडी को एनालाइज करा, फिर चलती हुई बॉडी को एनालाइज करा। जब चल रहे थे तो हमारे पास उसके साथ हमने कहा कि फ्रिक्शन भी हो सकता है, तो फ्रिक्शन को भी एनालाइज करा। फिर हमने कहा अगर चल रहा है तो घूम भी सकता है, तो सर्कुलर मोशन को भी एनालाइज करा। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर देखो यहां पर फोर्स लग रहा है तो काम हो रहा है, ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी कहां से आ रही है, वर्क डन से आ रही है। तो हम लोगों ने वर्क के बारे में वहां पर बात करी, और जब वर्क के बारे में बात करी तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कौन कौन से फोर्सेज हैं, कंजर्वेटिव हैं, नॉन कंजर्वेटिव हैं, तो किस टाइप के वर्क हो सकते हैं। और जब हम लोग किसी चीज पे वर्क करते हैं तो वहां से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन कौन सी हमारे पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। वहीं से हम लोगों ने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम्स के बारे में भी बात करी। फिर हमारे पास आता है पावर वाला पार्ट की वर्क हो रहा है तो पावर डिलीवर्ड टू द सिस्टम हमारे पास क्या होगा, या पावर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होगा। जब आपका ये बात खत्म हुई तो बॉडीज के डायमेंशंस हमारे पास अच्छे खासे हो चुके थे। फिर हम लोग गए थे अपने सेंटर ऑफ मास में कि अगर अब हमारे पास बॉडी बड़ी है तो उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमारे पास क्या है। और जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करी तो हम लोगों ने मल्टीपल बॉडीज को लेके आए सिस्टम में, और कोलिजन्स के बारे में बात करी कि पूरे फ्रेम में अगर मल्टीपल बॉडीज चल रही हैं तो सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है। तो आप कार्ट पे से कूदते हैं या जंप करते हैं तो कार्ट कैसे मूव करती है, सेंटर ऑफ मास कैसा था, पहले रेस्ट पर था तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, ये सारी चीजों का एनालाइज करा। और फिर उसके बाद हम लोग रोटेशन पे गए कि अब हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन को सीख लिया है, अब बॉडी अगर घूमेगी तो क्या पैरामीटर्स चेंज होंगे, तो वहां पर हम लोगों ने उसकी सारी एनालिसिस करी। जब हमारे पास बॉडी की डायमेंशंस वाला पैरामीटर खत्म हुआ तब हम लोगों ने आपको इंट्रोड्यूस करा कि बेटा जो हम ग्रेविटी की बात कर रहे थे वो ग्रेविटी के बारे में देखते हैं कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में एक अजम्पशन लिया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। तो उसके वेरिएशन के बारे में हम लोगों ने बात करी कि हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, रोटेशन के साथ कैसे वेरिएशन हमारे पास हो सकता है। फिर जब यहां पर हमारे पास रिजिड बॉडी डायनेमिक्स खत्म हुई तो अब हम लोग आए बॉडी की इलास्टिसिटी के ऊपर कि सारी दुनिया में बॉडी 100% रिजिड नहीं होती, अगर आप फोर्स लगाओगे तो डिफॉर्मेशंस होंगी। तो वहां पर हम लोगों ने डिफॉर्मेशंस के बारे में बात करी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने वहां पर बात करा। और जब हम लोगों ने रिजिड बॉडी में
इलास्टिसिटी के बारे में बात करा, तब हम लोग गए कि भाई हमारे पास रिजिड बॉडी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, तो एक और स्टेट ऑफ मैटर है विच इज कॉल्ड लिक्विड या फ्लूइड, तो उसके बारे में भी हम लोग जरा देख लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने फ्लूइड्स में प्रेशर के बारे में, पहले स्टैटिक बारे में बात करी, अगर पानी रुका हुआ है, कोई भी लिक्विड रुका हुआ है तो क्या कैसे फोर्स लगाएगा, कैसे प्रेशर लगाएगा, सारी एनालिसिस करी। जब पानी रेस्ट पर समझ आया, जैसे लॉज ऑफ मोशन में बॉडी रेस्ट पर आपको समझ आई, तो हमने जैसे बॉडी को चलाया था, यहां पर लिक्विड को फ्लो कराया, तो वेंचुरी मीटर, बर्नौली थ्योरम, टॉर्शली थ्योरम, ये सब सारी चीजें आई हमारे पास। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम लोग अभी लिक्विड को आइडियल लेके चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में लिक्विड आइडियल ना होके विस्कस है, तो वहां पर हम लोगों ने अपने स्टोक्स लॉ के बारे में बात करी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में वहां पर हम लोगों ने बात करी कि रियल फ्लूइड बेसिकली कैसे बिहेव करता है। फिर उसके बाद जब हमारा लिक्विड खत्म हुआ तो हमारी नजर गई गैसेस के बारे में, तो हम लोगों ने अपना थर्मोडायनेमिक्स वहां पे स्टार्ट किया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने सारे बेसिक लॉज देखे, ऑल्दो हम लोगों का आइडियल गैस का इक्वेशन से ही हमारा सारा काम चल गया, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोगों ने वो पार्ट दे दिया कि आप रियल गैसेस के बारे में भी बात करिए। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास गैस रिलेटेड कहीं ना कहीं रही, ठीक है। हम लोगों ने उनका भी बिहेवियर देखा कि इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कैसे हमारे पास बिहेव करता है। फिर उसके बाद हम लोग गए अपने ऑसिलेशंस वाले पार्ट पर, जहां पर हम लोगों ने कहा कि अगर एक पार्टिकल घूम रहा है उसका टाइम पीरियड कैसे निकालना है, कब हमारे पास ऑसिलेशन है, कब हमारे पास एसएचएम है। जब हम लोगों ने एसएचएम को पढ़ लिया, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ये सारी चीजें निकाली। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ सिस्टम्स लिए जिनका टाइम पीरियड हमने निकाला, जिसमें सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, हमारे पास फिजिकल पेंडुलम, ये सारे हमारे पास पेंडुलम्स बेसिकली आए। फिर उसके बाद हमने कहा कि पेंडुलम भी हमेशा ऑसिलेट नहीं करता, वो रुक जाता है, तो डैम्प ऑसिलेशंस के बारे में भी हम लोगों ने बात करी। और जब ऑसिलेशंस हो रहा है तो हमारे पास मीडियम में अगर पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो वेव प्रोपोगेट करती है, अगर मीडियम्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हमारे पास वेव प्रोपोगेट होगी, एनर्जी प्रोपोगेट होगी। तो हम लोगों ने वेव्स के बारे में वहां पर बात करी। यहां पर आके आपकी 11वीं खत्म होती है। फिर जब हम लोग 12वीं में आए तो 12वीं में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सबसे पहला भी चार्जेस के बारे में। तो हमने पहले चार्जेस एट रेस्ट के बारे में देखा, फिर चार्जेस एट रेस्ट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में जाके स्टोरेज का देखा, जहां पर हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में बात करी कि कैसे हम लोग चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। आपने केमिस्ट्री में अपना केमिकल सर्किट्स देखे होंगे, सेल्स देखे होंगे जहां पे स्टोर कर सकते हैं, हम कंडक्टर्स पे स्टोर बेसिकली कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने कहा जब हम लोगों ने एक साइड पॉजिटिव बना लिया, एक साइड नेगेटिव बना लिया, अगर हम फ्लो कराएं तो क्या करंट बन सकता है, यस, तो करंट के बारे में हम लोगों ने बात करा। जैसे ही करंट हुआ तो हमने कहा इसके साथ एक एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बात करी। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करी तो हमने कहा कि सिर्फ करंट कैरिंग वायर ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती, मटेरियल्स भी कुछ ऐसे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात भी करी और बोला भी कि अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बारे में भी पढ़ लिया जाए। फिर उसके बाद हम लोग गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पार्ट पे, जहां पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से कहीं ना कहीं करंट बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली बनाई। फिर उसके बाद हम लोग वहां नहीं रुके, हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास फ्लक्स को बार बार चेंज करा जाए तो करंट बनाया जा सकता है, तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर पे आए, जिससे हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशंस जनरेट हुई कि हमारे पास किस तरीके से घर पर हमारे पास बिजली आती है और उसमें कैसे कैसे सर्किट्स कैसे कैसे बिहेव करते हैं, पावर डिसिपेशन क्या है, वॉटलेस करंट क्या है, रेजोनेंस क्या है, वहां पर हमारे पास एप्लीकेशन गई। फिर उसके बाद हम लोग आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, यहां पर आके आपकी पूरी की पूरी डायनेमिक्स इलेक्ट्रो की खत्म होती है। यहां पर हम लोग क्लब करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, एक आखिरी कहते हैं नेल इन द कॉफिन है। जैसे ही अगर आप इस मैक्सवेल इक्वेशन की बात करेंगे आपकी कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यहां पर खत्म हो जाएगी। बस एक चीज की मिसिंग है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके बारे में आज बात करके हम लोग अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे। फिर जैसे ही हमारे पास ईएम वेव्स आएगा तो हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है, ईएम वेव का है, वहां से हमारी स्टार्ट हो जाएगी ऑप्टिक्स की और फिर एटम्स की। क्लियर? तो बेसिकली इतना बोलने की जरूरत क्या थी, ये थी, मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये एक रैंडम चीज नहीं है जो आपको पढ़ाई जा रही है, ये एक रैंडम चीज नहीं है जो आपको पढ़ाई जा रही है। जो बच्चे कहते हैं कि सर यहां तक आते आते दिक्कत होगी, क्योंकि आप फ्लो में पढ़ते जा रहे हो, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। हर एक चैप्टर अगला जो आ रहा है फिजिक्स में वो पीछे से कनेक्टेड है। जिनकी फिजिक्स वीक है वो एक्चुअली में पीछे का जड़ उन्होंने खराब किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज के बाद सीरियस हो जाना, क्योंकि यहां से जैसी मैक्सवेल इक्वेशन खत्म होंगी ईएम वेव स्टार्ट होगा, ईएम वेव हमारे पास स्टार्ट होते ही आपका लाइट वाला दरवाजा खुल जाएगा। क्लियर? ओके, आइए अब आती है डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली है क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर की बात करी जाए, ठीक है, अगर एक कैपेसिटर है जिसमें प्लेट एरिया हम लोगों ने ए ले लिया है, ठीक है, प्लेट एरिया ए है,
आप सारे बच्चे जल्दी से बताना, क्योंकि मैंने आपको क्विक रिवीजन के लिए भी बोला था, आप रिवाइज करते रहना। अगर अभी ये अनचार्ज्ड है, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, तो ये बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के दूसरी साइड पर पुश करना स्टार्ट कर देगी। और इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो यहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर कहीं नेगेटिव डेवलप होना हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, और एक हमारे पास करंट इन द सर्किट रहेगा। हाँ या ना? अरे बोलो यार, हाँ या ना? राइट, कि इस सर्किट में हमारे पास कहीं ना कहीं एक करंट फ्लो करेगा जैसी एज स्विच इज क्लोज्ड। होता क्या है पहले उसके बारे में देखते हैं। एज स्विच इज क्लोज्ड अगर मैं बात करूं, ठीक है, एज स्विच इज क्लोज्ड, देयर विल बी करंट इन वायर, देयर विल बी करंट इन वायर। करंट हमारे पास सर्किट में डेवलप होता है, राइट? यस यस, बहुत सही। अब सारे बच्चे जरा ये सोचना कि क्या इनके बीच में कनेक्शन तो है ही नहीं। जब हम लोग कहते थे कि यार ये स्विच है, ये ओपन है हमारे पास, ध्यान से सुनना, जब ये स्विच है हमारे पास ओपन है, हम लोग कहते थे यार ये तो अभी सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, और अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट कैसे फ्लो हुआ? किस किस को ये डाउट आया था कि सर कैपेसिटर में